यश को अपने पास पाकर आद्या बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, जो अद्वैत, आदर्श और प्रिया तीनों ही नोटिस कर लेते हैं। अद्वैत या आदर्श आगे आते उससे पहले ही प्रिया यश और आद्या के बीच आती है और यश की बाजू पकड़ कहती है, अरे यश, सिर्फ आद्या से बात करोगे क्या? हमसे भी बात कर लो। वो उसकी बाजू पकड़ उसे आद्या के दूसरे तरफ लाते हुए कहती है, जो दक्ष को अच्छा नहीं लगता। क्यों? उसे नहीं पता था, बस उसे प्रिया का यश का बाजू पकड़ना पसंद नहीं आता। मैं अभी आती हूँ, आद्या कहती है और वहां से आदर्श के तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो यश की घटिया नजरें खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। भाई, आप मुंह बनाकर क्यों खड़े हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आखिर आप अब मैनेजर जो बन गए हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन उसके मुस्कुराहट के पीछे छिपे उदासी को आदर्श और अद्वैत अच्छे से देख पा रहे थे। मुंह ना बनाऊं तो और क्या करूं? मेरी बहन ने मुझे अभी तक मैनेजर बनने की बधाई जो नहीं दी है, आदर्श अपनी आंखें घुमाते हुए कहता है, तो आद्या हंस पड़ती है। आप भी न, इतनी छोटी सी बात पर कोई मुंह फुलाता है क्या? वो हंसते हुए कहती है, तो दोनों मुस्कुरा देते हैं। तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात होगी गुड़िया, पर मेरे लिए नहीं है, वो गंभीर आवाज में कहता है। तो आद्या उसे देखने लगती है। वो एक साइड से उसे गले लगाकर उसे बधाई देती है। अब खुश? वो पूछती है, तो आदर्श हाँ में सर हिला देता है। आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो अद्वैत के तरफ देख कहती है, तुम्हारे साफ रोमांस नहीं कर पाया न, इसलिए। वो मुंह बनाते हुए कहता है, तो आद्या का मुंह खुला रह जाता है। धर्म कर लीजिए कुछ, भाई यही खाड़े है। वो उसे घूरते हुए कहती है, अरे ये तो साला है मेरा, इससे क्या शर्म करना? वो आदर्श के गले में हाथ डाल कहता है, तो आदर्श उसे घूरने लगता है, जिसे देख अद्वैत चिढ़ते हुए कहता है, तुम दोनों भाई बहन को घूरने के अलावा कुछ नहीं आता क्या? जीजे, तुम्हारी हरकतें ही घूरने वाली होती है। क्यों गुड़िया? आदर्श मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल। आद्या उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ। वो कुढ़ते हुए कहता है और वहां से बाहर चला जाता है। तो उसे कुढ़ता देख आद्या और आदर्श दोनों हंस पड़ते हैं। मम्मा, आप और मामू हंस त्यों लहे हो? और पापा ऐछे दूछे में त्यों तले दए? अपलोदों ने उनता मजाक उलाया। नीचे खड़ा अयान मासूमियत से पूछता है, क्योंकि उसे उन तीनों की बातें समझ नहीं आई थी, लेकिन इतना जरूर समझ आया था कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे उसके पापा बाहर चले गए। बेटा, आपके पापा को कुछ काम था, इसलिए वो बाहर चले गए, और मम्मा और मामू तो दूसरी बात पर हंस रहे थे। आद्या उसे गोद में उठाकर कहती है, सच्ची? अयान पूछता है। तो आद्या हाँ में सर हिला देती है। अरे बेटा, मम्मा से बाद में बात करना, पहले मामू से तो बात कर लो, आदर्श कहता है और अयान को अपनी गोद में ले लेता है। तो अयान उसके साथ बातें करने लगता है। आदर्श अयान के साथ बिजी हो जाता है। आद्या उन दोनों को देख मुस्कुरा रही थी, तभी एक बच्चा उससे टकरा जाता है, जिससे बच्चे के हाथ में लगी पेस्ट्री आद्या की साड़ी में लग जाती है। देखकर चला करो अंश, आद्या उससे कहती है। तो वो सॉरी दीदी बोल अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। उफ़, अगर अभी इसे साफ नहीं किया तो साड़ी में दाग लग जाएगा। वो अपनी साड़ी झाड़ते हुए कहती है, मैं अभी इसे साफ करके आई। वो आदर्श से कहती है और
अपने कमरे के तरफ बढ़ जाती है। आदर्श तो पहले से ही अयान में बिजी था, इसलिए वो बस हो में सर हिला देता है। आध्या अपने कमरे के तरफ चली जाती है। उसे अपने कमरे में जाता देख यश भी आहिस्ते से उसके पीछे चला जाता है। आध्या वॉशरूम में खड़ी अपनी साड़ी साफ कर रही थी। वो अपनी साड़ी अच्छे से साफ करती है और कमरे में आ जाती है। वैसे कुछ भी कहो, इस साड़ी में पूरी कयामत लग रही हो तुम। यश के चेहरे पर वही पुरानी घिनौनी मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसाने वाला हो। उसे यहाँ देख आध्या घबरा रही थी। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थी और उसके चेहरे पर डर भी था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए कहती है, लेकिन उसकी आवाज में उसकी घबराहट साफ महसूस की जा सकती है। तुम्हारा दीदार करने आया था। यश मुस्कुराते हुए लंबे कदमों से उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है, देखो, मेरे पास मत आओ वरना मैं चिल्ला दूंगी। वो अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है। उसके चेहरे से उसके घबराहट और डर का पता लगाया जा सकता था। ओह, तो तुम चिल्ला ओगी? उसने हंसते हुए कहा। तो चिल्लाओ, लेकिन तुम्हें पता तो है न कि तुम्हारे चिल्लाने से सब तुम्हें ही दोषी समझेंगे। उसकी मुस्कान और ज्यादा चौड़ी हो गई। उसने अपने हाथ जेब में डाले और हल्की चाल में उसके और करीब आते कहा, मेरा क्या है? मैं तो आसानी से साबित कर दूंगा कि तुमने इशारे करके मुझे यहाँ बुलाया था। लोग मुझ पर तो विश्वास कर लेंगे, लेकिन तुम पर कौन विश्वास करेगा? आध्या, वो उसे मैनिपुलेट करते हुए कहता है तो आध्या के दिमाग में हलचल सी मच जाती है। वो जानती थी कि बाकी सब उस पर विश्वास नहीं करेंगे और उसे उनकी परवाह थी भी नहीं। उसे परवाह थी तो अद्वैत की। अगर उसने ये सब देख कुछ गलत समझ लिया तो? अगर उसने आध्या को ही गलत ठहराया तो? अभी तो उसने अपने प्यार का इजहार ही किया है। अगर उसे ये सब पता चला और उसने उसे आयशा की तरह धोखेबाज समझ लिया तो? उसके मन में ऐसे ही विचार आ रहे थे। यत उसकी आंखों में बेचैनी देख पा रहा था और उसकी आंखों में बेचैनी देख उसकी मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। उसने सोचा कि आध्या कमजोर पड़ रही है और उसे लगा कि यही मौका है और उसने आध्या की दोनों कोहनी पकड़ अपने करीब खींच लिया। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? क्यों पीछे पड़े हो तुम? वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए टूटी हुई आवाज में कहती है, जैसे थक गई हो इन सब से। और पर यश को इन सब से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? 8 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा हूं मैं। आध्या, उसकी आवाज अब और गहरी हो गई थी। उसने धीरे से अपने होंठ उसके कान के पास लाए और फुसफुसाया, ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूं? उसकी आवाज सुन आध्या जैसे कांपने लगती है। डर के वजह से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भी अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं, तो मुझे वो दे दो जो मैं चाहता हूं। वो उसकी हथेली को छूते हुए कहता है तो आध्या अपनी हथेली अपने तरफ खींचने लगती है। एक रात के लिए मेरी बाहों में आ जाओ। वैसे भी तुम्हारा शरीर देखकर लगता है कि तुम्हारे पति ने आज तक तुम्हारे साथ रात नहीं बिताई है।
वो उसकी कमर पकड़ खुद से सटाते हुए गंदी मुस्कुराहट के साथ कहता है। उसकी बातें सुन आध्या की आंखें गुस्से से लाल होने लगती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर यश को खुद से दूर धकेलती है और सटाक खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है, जिससे वो हक्का बक्का रह जाता है। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभरने लगती है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। दूसरी तरफ अद्वैत घर के अंदर आता है तो उसे आध्या कहीं नजर नहीं आती। वो परेशान हो जाता है। आदर्श, आध्या कहाँ है? वो तुम्हारे ही पास थी ना? वो परेशान सा आदर्श के पास आकर कहता है, जो अयान के साथ बातें कर रहा था। अरे, उसकी साड़ी पर किसी बच्चे ने पेस्ट्री लगा दी थी, बस वहीं साफ करने गई है वो। आदर्श कहता है, तुम पागल हो क्या? ऐसे कैसे अकेले छोड़ दिया उसे? वो हल्के गुस्से में कहता है और उसकी कोहनी पकड़ उसे सामने के तरफ दिखाते हुए धीमी आवाज में कहता है, देखो यश, दिख रहा है तुम्हें कहीं? नहीं ना? जरूर वो आध्या के पीछे गया होगा। कहा था मैंने तुम्हें कि उस पर नजर रखना। अपनी बहन को लेकर इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो तुम आदर्श? वो नाराजगी से कहता है और आध्या के कमरे के तरफ बढ़ जाता है। उसकी बात सुन आदर्श को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अयान को दक्ष के पास देकर अद्वैत के पीछे चला जाता है। यश अभी भी गुस्से से आध्या को देख रहा था। तुम अपनी हवस और कमीनेपन में ये तक भूल गए यश कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? आध्या गुस्से से कांपते हुए कहती है, अरे कौन सी बहन? सगी बहन नहीं हो तुम मेरी, ना ही हमारा खून का रिश्ता है, तो फिर हमारे बीच वो सब क्यों नहीं हो सकता? यश गुस्से से उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम पागल हो चुके हो। वो गुस्से में कहती है और बाहर के तरफ जाने लगती है। तभी यश उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ अपने तरफ खींच लेता है। के पास पिन लगे होने के कारण आध्या की साड़ी और ब्लाउज वहां से फट जाते हैं। ठीक उसी समय अद्वैत और आदर्श वहां आते हैं और वहां का नजारा देख उनकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? अद्वैत चिल्लाते हुए कहता है तो यश और आध्या घबराकर उसके तरफ देखने लगते हैं। देखिए न जीजा जी, आपकी पत्नी मुझे रिझाने की कोशिश कर रही है। यश मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है तो अद्वैत आध्या के तरफ देखने लगता है, जो पहले तो यश के तरफ अविश्वास से देखती है और फिर अद्वैत के तरफ देखने लगती है, जो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रहा है। अद्वैत जी, में रा विश्वास कीजिए। मैंने वो अद्वैत को अपने तरफ बढ़ते देख अटकते हुए कहती है। उसे लगता है कि अद्वैत ने यश की बात सुन उसे गलत समझ लिया है, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू उसके गाल पर फिसलने लगते हैं और वो ना में अपना सर हिलाने लगती है, जैसे कह रही हो कि उसने कुछ नहीं किया। अद्वैत जी डॉट वो दोबारा बोलने की कोशिश करती है तो अद्वैत उसके होठों पर अपनी तर्जनी उंगली रख देता है। शश, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए कहता है और फिर उसे गले लगा लेता है तो आध्या रो पड़ती है। जीजा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आध्या, यश अद्वैत को आध्या पर विश्वास करते देख हैरानी से कहने की कोशिश करता है तो आदर्श आगे आकर उसकी कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, ए खबरदार,
जो मेरी बहन का नाम दोबारा अपने इस घटिया जुबान से लिया तो अगर एक शब्द और तूने उसके बारे में कहा न तो उसकी कसम तेरी जुबान काट दूंगा मैं। वो उसे कमरे से बाहर के तरफ घसीट कर ले जाते हुए कहता है, भाई क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उसे। आध्या अद्वैत की बाहों से निकल आदर्श की तरफ बढ़ते हुए कहती है, नहीं गुड़िया, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। आदर्श उसके तरफ देख कहता है और यश को घसीटते हुए नीचे के तरफ जाने लगता है तो आध्या उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। आध्या रुको, गिर जाओगी तुम। अद्वैत आध्या को जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते देख कहता है, पर आध्या को उसकी आवाज जैसे सुनाई नहीं देती क्योंकि उसका ध्यान तो आदर्श को रोकने पर था। वो नहीं चाहती थी कि ये बात सामने आए क्योंकि उसे पता था इल्जाम तो उसी पर आना है। उस पर अपनी बातों का असर न होते देख अद्वैत भी उसके पीछे भागता है। वहीं ऊपर इतनी आवाज सुन सब ऊपर के तरफ देखने लगते हैं, लेकिन आदर्श को फर्क कहाँ पड़ने वाला था। वो वैसे ही यश की कॉलर पकड़ उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे ले जाता है और हॉल में आकर उसे धकेल देता है, जिससे यश सीधा जमीन पर गिरता है। ये क्या बदतमीजी है आदर्श, तुम अपने भाई के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? यश की माँ मालिनी जी आदर्श पर चिल्लाते हुए कहती है, भाई। और ये आदर्श हंसते हुए कहता है, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। आप इसे मेरा भाई कहती है मामी जी? तो बताइए न मुझे कि कौन सा भाई अपनी ही बहन पर गंदी नजर डालता है। वो गुस्से से दांत पिसते हुए कहता है तो आध्या के कदम लड़खड़ा जाते हैं क्योंकि सब सवालियों नजरों से उसके तरफ देख रहे थे और उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। वहीं उसके कदम लड़खड़ाते ही अद्वैत उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा यश ऐसा नहीं है, वो इतना घटिया काम नहीं कर सकता। मालिनी जी गुस्से से कहती है, आपका बेटा है न मामी जी, आपकी नजरों में तो अच्छा होगा ही, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सच में अच्छा हो। आदर्श यश को गुस्से से घूरते हुए कहता है तो मालिनी जी यश के तरफ देखने लगती है। खुद को फंसता हुआ महसूस कर यश अपनी माँ के पैरों से लिपटते हुए कहता है, माँ मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। इस आध्या ने ही इशारे कर मुझे अपने पीछे बुलाया था। उसकी बात सुन मालिनी जी आध्या के तरफ देखती है, जो घबराई हुई सी अद्वैत की बाजू पकड़ खड़ी थी। उसकी आंखें रोकर लाल हो चुकी थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। वो यश को अपने पैरों के पास से हटाती है और आध्या के तरफ बढ़ जाती है। उन्हें अपने पास आता देख आध्या अद्वैत के पीछे छुप जाती है। वहीं बाकी सब भी मालिनी जी को देखने लगते हैं। अगर आप मेरी बीवी को थप्पड़ मारने का सोच रही है तो मत सोचिए, क्योंकि मेरे होते हुए आप ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें आध्या के पास आता देख अद्वैत ठंडी आवाज में कहता है, मुझे अपनी भांजी से बात करनी है दामाद जी, और बात करने से आप मुझे नहीं रोक सकते। वो कहती है तो अद्वैत कुछ पल उनके चेहरे को देखता है और फिर हाँ में सर हिला देता है। वो आध्या का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आध्या डरो मत, मैं हूं न तुम्हारे साथ। वो कहता है तो आध्या उसकी आंखों में देखती है, जहां इस वक्त उसे अपने लिए बस प्यार और विश्वास नजर आ रहा था। वो फिर मालिनी जी के तरफ देखती है और धीरे कदमों से आगे आती है।
मालिनी जी उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेकर सोफे के तरफ बढ़ जाती है तो बाकी सब उनके तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं समझ पा रहा था। वो आध्या को सोफे पर बैठाती है और वहां रखा पानी का ग्लास आध्या के तरफ बढ़ा देती है। पियो इसे, वो थोड़ा सख्ती से कहती है तो आध्या उनके हाथ से पानी का ग्लास लेती है और 2-4 घूंट पी वापस रख देती है। कब से चल रहा है ये सब आध्या? वो नर्म आवाज में कहती है। मामी, मैंने आपके बेटे की नहीं फंसाया, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। वो मालिनी जी का हाथ पकड़ते हुए कहती है। मैं जानती हूँ बेटा, शायद तुम मेरा सवाल नहीं समझी। मैंने पूछा कब से चल रहा है ये सब? कब से तुम ये सब होल रही हो? कब से अपने अंदर ये सब दबाए बैठी हो? वो उसका हाथ प्यार से सहलाते हुए कहती है। 8 साल से मामी, आध्या थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है। माँ ये झूठ बोल रही है, यश अपनी माँ के तरफ देख चिल्लाते हुए कहता है तो मालिनी जी उसे घूर कर देखती है। मैंने पूछा तुमसे नहीं ना, तो अपना मुंह बंद करके रखो, वो गुस्से से कहती है और दोबारा आध्या के तरफ देखने लगती है। तुम मुझे शुरू से बता सकती हो आध्या, तुम्हें डरने या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। वो प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहती है। 8 साल पहले से चल रहा है ये सब मामी, आपको पता है सिर्फ 15 साल की थी मैं उस समय। आध्या की आवाज हल्की थी मगर उसके हर शब्द में दर्द घुला हुआ था। उसकी आंखें नम होने लगी थी लेकिन उसने अपनी आंसुओं को रोका नहीं बल्कि बहने दिया। मैं सोफे पर बैठी पढ़ रही थी जब वो घर आया था। वो आते ही मेरे बगल में बैठ गया। वो मेरे इतने पास बैठा था कि मुझे घुटन हो रही थी। पहले तो वो मेरी किताबों में झांक रहा था लेकिन फिर उसकी आवाज भर्रा गई। उसकी आंखों के सामने वो पल एक बार फिर से जीवंत हो उठा था जब उसने खुद को असहाय महसूस किया था। उसने मुझे इधर-उधर छूना शुरू कर दिया, पहले मेरे कंधों पर, फिर धीरे-धीरे उसका हाथ मेरी कमर की तरफ बढ़ने लगा। मैं घबरा गई थी। आध्या ने अपनी बाहों को खुद से लपेट लिया, जैसे अब भी उस अंधेरे स्पर्श से बचने की कोशिश कर रही हो। उसकी सांसें तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बोलना जारी रखा। मुझे ये सब अजीब लग रहा था, इसलिए मैं वहां से उठने लगी, लेकिन फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे सोफे पर खींच लिया। आध्या का गला कैंथ गया। उसके शब्द जैसे फंस गए थे, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। उसके चारों ओर बैठे लोग सांस रोके उसे सुन रहे थे। अद्वैत की मुट्ठियां कस चुकी थी, उसकी आंखों में कुछ भयानक उबाल आ रहा था। आदर्श की सांसें तेज हो गई थी और उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी थी। उसने मेरे कंधों को पकड़ लिया और मेरे होठों की तरफ बढ़ने लगा। अब आध्या की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपने हाथ आपस में भींच लिए, जैसे खुद को किसी तरह मजबूत बनाए रखना चाहती हो। मैंने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर वो मुझसे ज्यादा मजबूत था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं बुरी तरह डर गई थी मामी, आध्या ने कांपते होठों से आगे कहा। अगर उस समय आदर्श भाई नहीं आते तो मैं
खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाती। उसकी आवाज टूट गई। उसके अंदर जैसे कुछ बिखर गया था। वह सिर झुकाए कांप रही थी और उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। अद्वैत की आंखों में तूफान था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। आदर्श की आंखें लाल हो गई थी और उसकी मुट्ठियां गुस्से से भिंच गई थी। बाकी रिश्तेदारों के चेहरों पर सदमे और गुस्से का मिलाजुला भाव था। बेटा, तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मालिनी जी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है। कैसे बताती मामी, जब मेरी मां ने ही मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं ये उम्मीद कैसे लगाती कि आप मुझ पर भरोसा करेंगी। आध्या अमृता जी के तरफ देख कहती है तो उनकी नजरें अपने आप झुक जाती है। तुम कहना क्या चाहती हो आध्या? दीदी को ये सब पहले से पता था? मालिनी जी हैरानी से पूछती है तो आध्या हाँ में सर हिला देती है। उस दिन यश के जाने के बाद मैंने माँ को सब कुछ बताया था। चाची, आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? वो एक नजर अमृता जी को देखती है। उसकी आंखों में इस वक्त अपनी माँ के सिर्फ कड़वाहट थी। उन्होंने कहा कि आध्या, तुमने कुछ किया था क्या? ढंग से बैठी तो थी न तुम? तुमने कोई इशारे तो नहीं किए थे न? उसके कहे हर शब्द में अमृता जी के लिए कड़वाहट साफ झलक रही थी। इतना ही नहीं मामी, उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को मजबूती देने की कोशिश कर रही हो, पर उसकी तकलीफ उसकी आंखों से छलक रही थी। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ये बात किसी को न बताऊं। अगर मैंने किसी को बताया तो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, मुझे गंदी लड़की समझेंगे और मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। वो बार बार अपनी हथेली के पिछले हिस्से से अपने आंसू पोंछते हुए कह रही थी, लेकिन उसके आंसू कम ही नहीं हो रहे थे। इसलिए मैंने इस बात को अपने दिल में दफना दिया। पर वो डर, वो घबराहट, वो कंपी भी मेरे अंदर ही रह गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसकी आंखों में बरसों की घुटन तैर रही थी। मैं हमेशा उससे दूर भागती रही, हमेशा उससे नजरें चुराती रही, पर कभी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाई। उसकी मुट्ठियां कस गई, जैसे खुद से ही नाराज हो। क्योंकि मामी उसके पास आते ही मेरे पूरे बदन में अजीब सी सहरन दौड़ जाती थी। घबराहट होती थी मुझे, दम घुटने लगता था मेरा उसके पास आने से। वो अपनी बात खत्म करती है तो सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं आदर्श और आकाश जी गुस्से से अमृता जी को देखने लगते हैं। क्यों किया आपने ऐसा माँ? मेरी गुड़िया पहले से ही तकलीफ में थी, डर रही थी और आप उसकी तकलीफ और डर कम करने के जगह उसे बढ़ाती गई। क्यों माँ, क्यों किया आपने ऐसा? आदर्श गुस्से से कहता है। उसकी आंखें भी नम थी आध्या की बातें सुन, और वो खुद को कोस रहा था कि क्यों वो अपनी बहन का दर्द नहीं समझ पाया। अमृता जी अपना सर झुकाए बैठी थी। आप पहली बार उन्हें अपनी बेटी की तकलीफ का अंदाजा हो रहा था। आज पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था और आज उनके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकल रहे थे। आदर्श आध्या के पास आता है और उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। क्यों, क्यों गुड़िया, अपने भाई को इतना पराया क्यों कर दिया तुमने? क्यों नहीं बताया उसे अपनी तकलीफ के बारे में? क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं था? इतना बुरा था क्या मैं
वो उसके दोनों हथेली को अपने हाथों में लेकर तकलीफ भरी आवाज में कहता है तो आध्या रोते हुए न में सर हिलाने लगती है। नहीं भाई, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैंने बस आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपकी नजरों में गिरना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप भी माँ के तरह मुझे ही दोषी ठहराए। मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे रूठ जाए। इस घर में एक आप ही तो है न जिसने हमेशा से मुझे समझा है, मेरा साथ दिया है। कोई भी सिचुएशन हो, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। इस घर में अगर कोई मुझे अपना लगता है तो वो आप है भाई। ऐसे में मैं आपकी नजरों में नहीं गिरना चाहती थी। वो उसके तरफ कहती है तो आदर्श रोने लगता है। वो उठता है और उसके बगल में बैठ उसे साइड से गले लगा लेता है। तुम्हें बताना चाहिए था बेटा, क्योंकि तुम्हारा भाई इसमें भी तुम्हारे ही साथ रहता। वादा करो मुझसे कि आज के बाद मुझसे कुछ नहीं छिपाओगी। अगर कोई परेशानी होगी तो तुम बिना हिचकिचाए मुझे बताओगी। चाहे परेशानी कैसी भी हो, तुम अपने भाई से छिपाओगी नहीं। वादा करो मुझसे। आदर्श अपनी हथेली आगे बढ़ाकर कहता है तो आध्या उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख कहती है, वादा भाई। अब से कोई भी परेशानी मैं आपसे नहीं छिपाऊंगी। आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी अमृता। हाँ, हम मानते हैं कि हमारी सोच रूढ़िवादी है, पर इतनी भी नहीं कि आप हमारी बेटी को अपनी परेशानियां छुपाने के लिए कहेंगी। हमने उसे जॉब नहीं करने दिया क्योंकि हमें डर लगता था आज के जमाने से। हम नहीं चाहते थे कि कोई लड़का हमारी बेटी को बुरी नजरों से देखे, पर आपकी वजह से हमारी बेटी अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रह पाई। आकाश जी नाराजगी से कहते हैं और वो भी आध्या के तरफ बढ़ जाते हैं। आप उसकी माँ थी। आपको तो अपनी बेटी की तकलीफ देखनी चाहिए थी आंटी, पर अफसोस आप समाज के लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी बेटी की तकलीफ कभी देख ही नहीं पाई। प्रिया कहती है और वहां से चली जाती है क्योंकि उसे पता था आज आध्या को संभालने के लिए उसके पापा, उसका भाई और उसका पति है। दक्ष भी अनजाने में अपने कदम उसके पीछे बढ़ा देता है। मानसी तो ये सब देख कब का वहां से चली गई थी और अमित साफ महसूस कर पा रहा था कि मानसी भी इन सब से गुजर चुकी है, इसलिए वो वहां से चली गई। वो भी उसके पीछे चला जाता है। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हारे साथ जुड़ ही नहीं पाया। अपने काम में मैं इतना व्यस्त हो गया कि कभी तुम्हारे साथ बैठकर ढंग से बात तक नहीं कर पाया। कभी तुम्हें वो जगह ही नहीं दे पाया कि तुम खुलकर अपने मन की बात मुझसे कर पाओ, अपनी तकलीफ मुझसे बांट पाओ। क्या करूं बेटा? मैंने कभी अपनी बहन को अपने बाप से बात करते नहीं देखा था, कभी अपनी बुआ को अपने दादा से खुलकर बात करते नहीं देखा था, इसलिए मैं भी अपनी बेटी से खुलकर कभी बात ही नहीं पाया। आज ये सब देख अफसोस हो रहा है मुझे कि काश मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताया होता तो तुम यूं अपनी तकलीफ मुझसे न छिपाती। वो आध्या के सर को सहलाते हुए कहते हैं। उनकी आंखों में भी आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। पापा, मैंने हमेशा आपसे उम्मीद लगाई थी कि आप भी मेरे साथ वक्त बिताओ जैसे बाकी बच्चों के पापा उनके साथ वक्त बिताते हैं। मैं हमेशा चाहती थी कि आप मुझसे बातें करो, पर मेरे बड़े होने के बाद तो आपने जैसे मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया था। मैं जब भी किसी बच्चे को उसके
पिता के साथ हंसते सुस्कुराते देखती थी तो लगता थी कि काश काश आप भी उनके जैसे होते, पर कभी खुलकर कह नहीं पाई क्योंकि आपके सामने कभी आवाज ही नहीं निकल पाती थी मेरी। पर आखिर में मैं जानती थी कि मेरे पापा बेस्ट है, क्योंकि जो करते हैं मेरे लिए करते हैं। वो रोते हुए कहती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खुशी भी थी। मेरा प्यारा बच्चा, आकाश जी उसका सर सहलाते हुए कहते हैं तो वो मुस्कुरा देती है। अद्वैत यश को बहुत गुस्से में घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर अभी कोई नहीं होता तो वो उसकी चमड़ी उधेड़ देता। वो जब आध्या को मुस्कुराते देखता है तो उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। मालिनी जी भी आध्या को मुस्कुराते देख मुस्कुरा देती है। तभी उनकी नजर यश पर जाती है, जो अभी भी हैरानी से सब देख रहा था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि कोई आध्या पर भरोसा करेगा। पर यहाँ तो उसकी माँ ने भी आध्या पर भरोसा कर लिया था। ये देख वो हैरान था। अचानक मालिनी जी उठती है और यश के तरफ बढ़ जाती है तो यश उन्हें देखने लगता है। उसे लगता है कि अब उसकी माँ उसके पक्ष में बोलेगी। ये सोच वो मुस्कुरा देता है। तभी मालिनी जी उसके करीब आती है और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ देती है, जिससे वो हैरानी से उन्हें देखने लगता है। मां, आपने मुझ पर हाथ उठाया? वो हैरानी से उन्हें देखते हुए कहता है। तभी मालिनी जी दूसरा थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर मारती है। कहाँ कमी रह गई यश? मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी जो तुम इतने घटिया बन गए? वो नम आंखों गुस्से भरी आवाज से कहती है और फिर एक थप्पड़ यश के गाल पर चिपका देती है। क्या मैंने तुम्हें औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाया था? अपनी बहनों का ख्याल रखना नहीं सिखाया था? कहाँ चूक हो गई मुझसे यश? तुम्हें सिखाने में हर चीज तो तुम्हें सिखाया था न। मैंने फिर इतने नीचे कैसे गिर गए तुम? इतने घटिया, इतने जानवर कैसे बन गए तुम कि अपनी ही बहन पर बुरी नजर डाली तुमने? मालिनी जी कहती है। वो रो रही थी, लेकिन उनके शब्दों से उनके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था। बहन नहीं है वो मेरी, यश चिल्लाते हुए कहता है। मेरी बस एक ही बहन है और वो है इशिका, मालिनी जी की बेटी और यश की अपनी बहन। उसके अलावा किसी को बहन नहीं मानता मैं, समझी आप? इसलिए मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, वो गुस्से से कहता है। तो मालिनी जी चौथा थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहने में। अरे बेटा तो छोड़ो, तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो यश। इतनी घटिया सोच हो गई है तुम्हारी कि तुम लड़की को अपना खिलौना समझने लगे हो, वो गुस्से से कहती है। नफरत हो रही है मुझे तुमसे, बहुत नफरत। अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते न यश, तो अब तक तुम्हारा गला दबा चुकी होती मैं। माँ, आप इस लड़की के वजह से मुझसे नफरत कर रही है? क्यों सा? इस लड़की के वजह से आप मेरा गला दबाना चाहती है? आखिर आप मेरी माँ है या इसकी? यश आध्या के तरफ इशारा करते हुए गुस्से में कहता है। माँ तो मैं तुम्हारी ही हूँ यश, पर उससे पहले मैं एक औरत हूँ और एक औरत का दर्द समझ सकती हूँ। जानते हो मैं उसके साथ क्यों खड़ी हूँ? क्योंकि उस दर्द से गुजर चुकी हूँ मैं। जानती हूँ मैं कि जब कोई अपना आप को गंदे तरीके से छुए तो कैसा लगता है। जानती हूँ मैं कि जब अपनी माँ आपका साथ न दे और आपकी आवाज दबाने की कोशिश करे तो कैसा लगता है। जानती हूँ मैं कि जब कोई आपके साथ न खड़ा हो तो
कैसा लगता है और मैं नहीं चाहती कि आध्या खुद को अकेला महसूस करे। बेटी है वो मेरी और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कहती बल्कि उसे अपनी बेटी मानती हूँ। मैं और कोई मेरी बेटी को घटिया नजरों से देखे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहती है। मान, ये क्या कह रही है आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप आप झूठ बोल रही है ना? झूठ है न ये सब। यश हैरानी और तकलीफ के मिले जुले भाव से कहता है। हाँ, यही सच है यश। अब क्यों तकलीफ हो रही है तुम्हें? तुम्हें तो तकलीफ नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे साथ वही हुआ जो आध्या के साथ हुआ और जब तुम्हें आध्या से फर्क नहीं पड़ा तो मुझसे क्या ही पड़ेगा? वो तकलीफ भरी आवाज में कहती है और इशिका के तरफ बढ़ जाती है। वो उसका हाथ थामती है और वहां से जाने लगती है। तभी उनकी नजर अपने सामने खड़े अद्वैत पर जाती है। वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है, आपको उसके साथ जो करना है आप कर सकते हैं दामाद जी, क्योंकि उसने आपकी बीवी पर गंदी नजर डाली है। मैं जानती हूँ अभी आपके अंदर गुस्सा की आग धधक रही है जो कि लाजमी भी है, इसलिए आप चाहे तो इसे मारिए, टॉर्चर कीजिए या इसके हाथ पैर तोड़ दीजिए। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे पता है ये इसी लायक है। मेरी तरफ से आप कुछ भी करने के लिए आजाद है। वो भावहीन चेहरे के साथ कहती है और इशिका को लेकर वहां से चली जाती है। अद्वैत आध्या के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है तो आध्या उसके तरफ देखती है और इशारे में पूछती है, क्या हुआ? घर चले? वो पूछता है तो आध्या घड़ी के तरफ देखती है जहां 12 बजने वाले थे। वो हाँ में सर हिलाती है और अपने भाई और पापा से मिल अद्वैत का हाथ पकड़ वहां से चली जाती है। अद्वैत जी, कपकेक, दिव्या और दक्ष कहाँ है? वो हमारे साथ नहीं आ रहे क्या? आध्या गाड़ी में बैठते ही पूछती है क्योंकि उसे आसपास तीनों में से कोई नहीं दिख रहा था। वो दूसरी गाड़ी से आएंगे आध्या, अद्वैत गंभीरता से कहता है और गाड़ी में बैठ जाता है। वो गाड़ी शुरू करता है और हाई स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। उसके दिमाग में बस आध्या की बातें घूम रही थी। उसके सामने उसका चेहरा आ रहा था जब वो डरी सहमी सी थी। इतना डर तो उसके चेहरे पर तब भी नहीं था जब मनाली में वो नशे की हालत में थी और 2 लड़के उसका फायदा उठाना चाहते थे। इतना डर उसके चेहरे पर तब भी नहीं था जब वो शौर्य से भागते हुए उसके गाड़ी के सामने आई थी। 8 साल 8 साल से वो टॉर्चर झेल रही थी वो, और 8 साल कम नहीं होते। अद्वैत के दिमाग में बार बार आध्या का डरा हुआ चेहरा, उसकी सिसकियां, उसकी बातें ही घूम रही थी जिसे याद कर उसका यश पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अचानक वो जोर से ब्रेक मारता है जिससे आध्या डर जाती है। अद्वैत गाड़ी से बाहर निकलता है और जोर से बोनट पर अपना हाथ मारता है। वो खुद को लाचार महसूस कर रहा था, बहुत लाचार, क्योंकि वो चाहकर भी आध्या के दिमाग से वो 8 साल नहीं मिटा सकता था। उसकी मुट्ठियां भीग चुकी थी और उसकी आंखों में गुस्सा था और बेचैनी भी। आध्या गाड़ी के अंदर से भी उसके गुस्से को महसूस कर पा रही थी जिस वजह से वो थोड़ी डर जाती है लेकिन फिर हिम्मत कर बाहर निकलती है। अद्वैत जी, वो पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख कहती है, कैसे कैसे अब तक तुम ये झेलती रही आध्या?
तुम्हारे दिमाग में कभी ख्याल नहीं आया कि आदर्श को इस बारे में बता देना चाहिए? मैं उसे ज्यादा नहीं जानता क्योंकि उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया है मैंने, पर जितना उसे कॉलेज में जान पाया हूँ उस हिसाब से कहता हूँ वो ये जानने के बाद भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाता। खैर, उसे छोड़ो। शादी के बाद मुझे तो बता सकती थी न तुम? उस दिन बता सकती थी न तुम कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों थी, इतनी काम क्यों रही है? अगर उस दिन तुम मुझे बताती न आध्या तो अब तक मैं उस यश का नामो निशान मिटा चुका होता। अद्वैत आध्या के तरफ घूम जोर से उसके कंधे पकड़ गुस्से भरी आवाज में कहता है, क्या बताती मैं आपको अद्वैत जी? और कब बताती? अगर उस दिन बताती तो क्या भरोसा करते आप मुझ पर? आपको तो यही लगता ना कि मैं आपका अटेंशन पाने के लिए झूठी कहानियां रच रही हूं। ये जानते हुए कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं कैसे बता देती आपको? आपने तो अपने प्यार का इजहार भी परसों ही किया था और मैं उस एक्सीडेंट के बारे में सोच रही थी परसों से। उस वक्त मेरे जहन में यश था ही नहीं तो क्या बताती मैं आपको? वो अपने कंधे से उसके हाथों को हटाते हुए नम आवाज में कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता? मैंने अपने अयान, मेरे जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप दिया आध्या, और तुम कहती हो कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता? मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन के आसपास रहने देता हूँ तुम्हें, और तुम कहती हो कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाता? मेरे साथ कमरे में रहती हो तुम, अलमारी की चाबियां, मेरे डॉक्यूमेंट्स सब वहां रहते हैं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें वहां रहने देता अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो? हाँ, ये सच है कि मुझे प्यार तुमसे धीरे धीरे हुआ, पर भरोसा वो शुरू से ही था आध्या। मुझे तुम पर शुरू से ही विश्वास था कि तुम कभी गलत नहीं कर सकती और ना ही करोगी। वो उसके गालों पर अपनी हथेलियों रखते हुए कहता है तो आध्या उसकी आंखों में देखने लगती है।